हाजिर हूँ आप लोगों के पास एक नया अध्याय लेकर के। और जो आज का हमारा अध्याय है वह आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। और यह अध्याय जो है एक महत्वपूर्ण घटना है आधुनिक भारतीय इतिहास की। वह क्या है? वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, उद्देश्य क्या था, ये कितनी सफल हुई। तो इसके बारे में हम संक्षेप में सब कुछ जानेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें इसे सही तरीके से समझ लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और हम देखते हैं कि भारत की आजादी तक इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही, बहुत अधिक। हम इसके बाद जो भी पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में वह सब कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चारों तरफ घूमता हुआ ही मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो ऐसी बात नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अचानक हो। जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई, यानी कि सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन हमारे यहाँ शुरू हो गया। इससे पहले कंपनी के द्वारा शासन होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो व्यापार करने के लिए आई थी। इस दौर में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई जो यहाँ तक ले आई हमें। जिसमें क्या हुआ, ये जो कंपनी आई हमारे यहाँ, ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश शासन जो भी आया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना, भारत से अधिक धन उगा करके अपने देश इंग्लैंड ले जाना, ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करना, ब्रिटेन को समृद्ध करना, यही मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई बहुत दिनों तक होती रही। आर्थिक दोहन जो है भारत का वो होता रहा। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई। हमने पढ़ा कि कंपनी शासन के समय ही लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड बेंटिक के समय क्या व्यवस्था की उसने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो और वह अनिवार्य हो। जरूरी है कि भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को देने के पीछे अंग्रेजों की जो सोच थी वह बहुत महान नहीं थी। वो ये नहीं सोच रहे थे कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाए। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि कुछ ऐसा तबका बनाया जाए जो कंपनी का काम करे। एक क्लर्क का एक कुनबा बनाया जाए, क्लर्क का एक ग्रुप बनाया जाए जो सस्ते में हमारा काम, अंग्रेजी कंपनी का काम या ब्रिटिश का काम कर दे। इस उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा नीति शुरू की गई, उसको फैलाया गया और स्वाभाविकतया ये अंग्रेजी शिक्षा फैलने लगी। अंग्रेजों ने इसे अपनी सुविधा के लिए बनाया था, अपनी भविष्य को देखते हुए ये काम किया था कि इससे हमें फायदा होगा। लेकिन जाने अनजाने में भारतीयों को भी इससे फायदा होने लगा। जब भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ा तो अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी दर्शन को जाना और इसका प्रभाव यह पड़ा कि अब जो
शिक्षित व्यक्ति हो गए थे, जो जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, उनका माइंड जो है वो ब्रॉड हो गया। अब वो नैरो माइंडेड नहीं रहे, अब वो बहुत ज्यादा सोचने लगे कि ये सही बात है, अंग्रेजों का देखो वो कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, वो ऐसे चलते हैं, हम इतना गलत सोचते हैं, हमारे पास बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास एकता नहीं है। ऐसी ऐसी जो भावनाएं होती है वह अंग्रेजी शिक्षा का ही परिणाम था। अब क्या हुआ, ये शिक्षा हमेशा माने क्रमिक तौर पे विकसित होती गई, और ऐसा भी समय आया जब अब भारत की जनता अंग्रेजी शोषण को देखने लगी, अंग्रेजी शासन की त्रुटियों को देखने लगी, और उसके खिलाफ, या अगर खिलाफ नहीं भी कहें तो एक तरीके से अपने हक, अपने अधिकार के लिए खड़ी होने लगी। तो इस क्रम में बड़ी बड़ी समितियां, एसोसिएशन, सभाएं बनने लगी, जिनका उद्देश्य क्या था कि एक क्षेत्र विशेष का या एक वर्ग विशेष का अपना हित सधे। तो इस तरह से शुरुआत हुई कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं, साधारण ज्ञान सभा नाम की एक सभा बनी 1838 में, और इसी तरह की बहुत सारी सभाएं, बहुत सारी संस्थाएं बननी शुरू हो गई, जिसमें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा बनी, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन बनी, महाजन सभा बनी, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना। इस तरह बहुत सारे एसोसिएशन बनने लगे, जिनका उद्देश्य क्या था कि अपने भारतीय समाज में जो सामाजिक त्रुटि है या जो कुछ आर्थिक कमियां है, प्रॉब्लम है, उससे ब्रिटिश शासन को रूबरू कराया जाए और उसे दूर करने की कोशिश की जाए। समझ गए? तो इस तरह बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे सोसाइटीज बने, जिसका काम था कि अपने समाज में क्या प्रॉब्लम है, हमें राजनीति के क्षेत्र में बहुत बार ऐसा होता था, ये जमींदार सभा जो बनी, इनका क्या उद्देश्य, ये क्यों एक हुए? इनका एक होने का कारण था कि ब्रिटिश जो है भारतीयों की जमीन पे कब्जा कर रही थी, उनकी जमीन ले रही थी, या टैक्स बहुत ज्यादा था। तो इन सब बातों को लेकर जमींदारों का एक एसोसिएशन बना, जिन्होंने लिखा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये हमारी जमीन है, इसे क्यों हम दे दें, चाहे वो किसी ऑफिस के लिए, चाहे रेलवे के लिए, चाहे जहां भी जा रहा था। इस तरह से उनके साथ उनकी जमीन जा रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, एकजुट हुए। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की, तो पूना सार्वजनिक सभा में भी इसी तरह की बात रखी गई कि जो आर्थिक शोषण हो रहा है भारत में, जो हमारे कुटीर उद्योग जो चलाते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके साथ जो भी गलत हो रहा है उसे नहीं होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने इसे शुरू किया। तो इस तरह से बहुत सारे संस्थाओं, बहुत सारे एसोसिएशन की स्थापना हुई, लेकिन चूंकि इसका क्षेत्र बहुत सीमित था, या तो वह बंगाल में थे, या तो मद्रास में थे, या तो यूपी में थे, अखिल भारतीय स्तर पर वह व्यापक नहीं हो सका था। इसका परिणाम क्या हुआ कि ऐसी कोई भी संस्था, ऐसी कोई भी एसोसिएशन वह आगे नहीं बढ़ सकी, अपना जो असली रूप होता वह नहीं दिखा सकी, वह अपने छोटे क्षेत्र में रह करके उसी में सिमट गई। अब बात आती है कि समय बढ़ता गया और ऐसे एसोसिएशन बनते गए। इसी समय लास्ट में हम कहेंगे कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, और
इसका अधिवेशन बुलाया। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया कि जो आईसीएस की परीक्षा होती है भारतीयों के लिए या 22 साल से घटाकर 19 साल कर दी गई, इसे फिर से 22 साल किया जाए, बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट थे, प्रेस में को जो बहुत सारी स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी प्रेस की, उसे दी जाए। इल्बर्ट विधेयक पास हुआ था जिसमें न्याय क्षेत्र में जो है भारतीयों को जो स्वतंत्रता दी गई थी उसे लौटा लिया गया था। तो इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह अधिवेशन हुआ था। भविष्य में 2 साल बाद यही जो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी 2 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तब्दील हो गई और इसमें जो आगे बढ़ के जिसने ये भूमिका निभाई वह थे एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम। इन्होंने आगे बढ़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उदारवादी नेताओं का साथ दिया और कांग्रेस की स्थापना की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो A.O. ह्यूम महोदय थे। तो A.O. ह्यूम महोदय ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ मतलब मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जो हुआ इसका बॉम्बे में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की जो चेयरमैन थे इस कांग्रेस के वो कौन थे? W.C. बैनर्जी, वोमेश चंद बनर्जी। और इस अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन हुआ इसमें कितने लोग थे? इसमें सिर्फ 72 मेंबर थे। तो इस तरह कांग्रेस की स्थापना हुई। कहा जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई अंग्रेज ने की। आखिर क्यों? अंग्रेज ने क्यों की? वो बहुत उदार थे, वो भारतीयों के शुभचिंतक थे। उन्होंने सोचा कि भारतीय इसी कांग्रेस के द्वारा जो है इसके माध्यम से अपने हित को साध सकते हैं, अपने हित की पूर्ति कर सकते हैं, ये उद्देश्य था। तो हाँ, हम ऐसे सीधे देखें तो यही उद्देश्य था। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हम यह पाते हैं कि A.O. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की उसके पीछे क्या कारण था? ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने या उसकी रक्षा करने का एक अप्रत्यक्ष साधन था कांग्रेस की स्थापना करना। क्योंकि उस समय तक हम देखते हैं कि भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत सारा असंतोष पैदा हो गया था। ब्रिटिश की जो नीति थी, आर्थिक नीति थी, जिससे भारतीय दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति उनकी चरमरा रही थी। पूरा देश ही एक प्रकार से बर्बाद हो रहा था। कुटीर उद्योगों का खात्मा हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण जो यहाँ से कच्चे माल ले जाए जाते थे और वहां से मशीन में, फैक्ट्री में सामान तैयार करके यहाँ आ जाता था। जो 2 रुपए का चीज होता था यहाँ आकर के वो 25 रुपए में बिकता था। तो इस तरह क्या होता था कि उनका व्यापार तो पूरा जोर में चलने लगा। और हमारे यहाँ क्या होता था? हमारे यहाँ तो फैक्ट्री, उद्योग, ये सब का बहुत अभाव था। लोग हाथ से काम करते थे। मान लो कि एक कुदाल ही बनाना है तो एक ठठेरा उसको ठक 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 करके उसको बना रहा है 5 दिन में, 4 दिन में। और वहां पे जो है कुछ जो भी तैयार हो रहा है फैक्ट्री में फट 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 एक बार में इतना तैयार होकर निकल रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ के जो उत्पादन में जो भी उत्पादित माल हैं वो तो महंगे होंगे और उधर से जो आ रहे हैं वो सस्ते होंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग या हमारे यहाँ के उद्योग धंधे वह नष्ट होने लगे। स्वाभाविक है यहाँ का रोजगार या कुटीर उद्योग या शिल्पकार वह बेरोजगार होने लगे। तो इस तरह हर क्षेत्र में, जिस तरह इस क्षेत्र ये एक उदाहरण है, इसी तरह हर क्षेत्र में
आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी और लोग समझने लगे थे कि यह ब्रिटिश की जो नीति है, जो शोषण नीति है, यह हमें हानि पहुंचा रही है। तो जब लोगों के मन में ऐसी भाव, ऐसे विचार आ रहे थे, तो हो सकता है कि विद्रोह हो सकता था ब्रिटिश शासन के प्रति, लोग खुलकर सामने आ जाते। इसीलिए इससे बचने के लिए एओ ह्यूम के द्वारा यह काम करवाया गया कि तुम एक ऐसी संस्था की स्थापना, एक ऐसी सभा बना दो, एक संस्था बना दो जो इनको कंट्रोल करने का काम करे। कहा भी गया है कि यह जो कांग्रेस था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो एक सेफ्टी वाल्व के रूप लिए हुई थी, सब सेफ्टी वाल्व के तौर पे हुई थी। जिस तरह कोई बड़े दुर्घटना में सेफ्टी वाल्व का यूज किया जाता है कि अगर सेफ्टी वाल्व फट गया तो मतलब कि दुर्घटना टल गई, वहीं से जो है मरम्मत करके काम कर दिया जाएगा। तो इस तरह सेफ्टी वाल्व का जो के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा देख रहे हैं, लेकिन अगर हम सीधे तौर पे देखें तो हम यही देखेंगे कि एओ ह्यूम ने बड़े ही दिलदार, बड़े ही उदारवादी नीति को लेकर के भारतीयों का साथ देने के उद्देश्य से एक कांग्रेस की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों की शुभ चिंता थी कि किस तरह भारतीय अपने राजनीतिक मामलों को, सामाजिक मामलों को बहुत ही तरीके से पूरा कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो अब हम कहते हैं कि इसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हुई थी, तो इसमें जितने भी सदस्य थे सभी उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब है ये कोई उग्र विचार के नहीं थे। ठीक है, कोई भी काम होगा शांति से होगा, हल्ला मत करो, धीरे धीरे होगा, क्यों घबराते हो, इस स्टाइल वाले थे, है ना, इसलिए इन्हें उदारवादी कहा गया। तो ये उदारवादी लोग जो थे, इन्होंने जब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने, तो भी इनका जो उद्देश्य था, ऐसा नहीं था कि हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, ब्रिटिश को भगाओ, ऐसी बात नहीं थी। उनके पास क्या था कि भाई हमारा सामाजिक स्तर पर हम काम करेंगे। हमारी जो ये संस्था है एक सामाजिक संस्था है। इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा आपस में प्रेम बढ़ा के रहना, किसी तरह का हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करना, ऊंच नीच की बात नहीं करना। तो इस तरह से हम क्या उद्देश्य की एकता बनाए रखना, पारस्परिक प्रेम बनाए रखना, तो ये उद्देश्य था। इसके अलावा बहुत सारी कुरीतियां हैं समाज में, इसे दूर करना। कैसे? पाश्चात्य शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा फैलाइए और अंग्रेजी शिक्षा से जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, उन्हें दूर करना है। तो शुरू में जो इनका उद्देश्य था बस यही था। ये नहीं था कि राजनीति क्षेत्र में हमें ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं। बहुत ही तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन वे में इनको काम करना इनका उद्देश्य था। तो इस तरह जो है 1885 से 1905 तक का जो समय है, यह उदारवादी युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी नेता थे वह उदारवादी विचार के थे, जिन्हें पाश्चात्य संस्कृति यानी अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी राजनीति से बड़ा प्रेम था। वह हमेशा इस बात को मानते थे कि अगर गोखले ने कहा था कि चाहे कितनी भी खराब नौकरशाही व्यवस्था हो या अंग्रेजी व्यवस्था, लेकिन हमारा जो कल्याण है इसी अंग्रेजी शासन में हो सकता है। व्यवस्था जो है अंग्रेजी शासन ही बना के रख सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जो है यहाँ के उदारवादी नेता एकदम से समर्पित थे। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, उनका भी यही कहना था कि ब्रिटिश शासन जो है यह हमारा पथ प्रदर्शक है, यह हमें सही गाइडलाइन देता है। इसके अलावा हम इसी के द्वारा कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
और अंततः तो हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड जो है हमारा राजनीतिक गुरु है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये सब वक्तव्य जो इन्होंने कहा, इससे यह पता चलता है कि जितने भी उदारवादी नेता थे, यह इंग्लैंड के जो शासक हैं, चाहे ब्रिटिश व्यवस्था है, उसके एकदम से आंख मूंद के समर्थक थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि उदारवादी युग ये था। अब उदारवादी युग में हम देखते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता थे उदारवादी युग के। इसमें हम व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत सारे अंग्रेज भी थे। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि उदारवादी युग में जो कांग्रेस के सदस्य थे, बहुत सारे अंग्रेज भी इसके समर्थक थे। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, ये एओ तो हो ही गए, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे, जिन्होंने अपने इस कांग्रेस को धीरे धीरे, अगर उन्होंने सामाजिक संस्था से राजनीति की ओर से जोड़ा, आगे बढ़ाया, तो भी इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हमें ब्रिटिश से लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि यही हमें सब कुछ देगा। हमारी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन करेगा? ये ब्रिटिश शासन ही करेगा। और इसके लिए जो है क्या उन्होंने नियम बनाया कि हमें एकदम शांति प्रियता के साथ संवैधानिक नीति के अनुसार काम करना है, और हमें हमारी जो मांग है उसे पूरा करना है। हमें अगर अपनी कोई मांग, हमें अगर अपनी कोई हमारी जरूरत है, तो उसे हम कैसे ये मांगेंगे? उसे प्रार्थना पत्र के द्वारा, या हम एक प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट प्रतिनिधि मंडल हम भेजेंगे। तो ये सब उनका तरीका था कि शांतिपूर्ण अहिंसक रूप से एकदम कूल होकर के हम ब्रिटिश शासन के पास हाथ जोड़ करके अपनी जो भी इच्छा है, जो भी हमारी आवश्यकता है, उसे हम दे, ज्ञापन दें, या जाकर के मिले उनसे। तो इस तरह से इनका उद्देश्य जो था यह था, संवैधानिक सुधार जो है वह एकदम तरीके से हो, किसी तरह की उग्रता की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसके साथ ही उन्होंने जब धीरे धीरे सामाजिक संस्था से इनसे बढ़ाया गया और थोड़ा सा राजनीति में भी लाया गया, तो फिर क्या उसमें इनकी मांगे क्या थी? इनकी मांगे थी, जो भी मांग करते थे बहुत ही सरल और बहुत ही विनम्र मुद्रा में करते थे। इन्होंने क्या कहा कि प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीय हों। तो सही कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि प्रशासनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक भारतीय, ऐसे नहीं कहा। ब्रिटिश सरकार से हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, ब्रिटिश शासन में भी भारतीयों की भागीदारी पूरी होनी चाहिए, अधिक से अधिक दीजिए। इस तरह से ये स्टाइल ध्यान दीजिएगा। तो उनका स्टाइल ये था। अब क्या? न्यायपालिका कार्यकारिणी को अलग कीजिए सर। और क्या? न्यायपालिका के क्षेत्र में थोड़ी सुधार की जरूरत है। तो बहुत जगह हाई कोर्ट नहीं है, तो वहाँ हाई कोर्ट बनाया जाए सर। और ये जो जूरी होता है उसमें भारतीयों को आधा तो कम से कम रखिए ही। तो इतनी विनम्रता के साथ उन्होंने ऐसी बातें रखी जो उनके हित के लिए थी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा विस्तार किया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है पढ़ लिख सकें, हमारी जो सामाजिक स्थिति है वह थोड़ी मजबूत हो सके। हाँ, और कुछ और काम है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में सुधार है, तो टैक्स जो है थोड़ा बहुत उसको सुधार किया जाए, टैक्सेशन में वो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है, भूमि कर को थोड़ा सा रियायत दिया जाए। तो इस तरह से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें अपने मांग पत्र में, अपने ज्ञापन में ब्रिटिश सरकार को उन्होंने दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसके अलावा धीरे धीरे इन लोगों ने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी ज्ञापन
और प्रार्थना पत्र ये सब ब्रिटिश सरकार को देने लगे कि उद्योग धंधों की यहाँ पर व्यवस्था हो अच्छी, यहाँ पे जो है जो भी हमारे शिक्षा है, टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा हो, उद्योग से संबंधित शिक्षा हो, इस पे जरा जोर दिया जाए। कृषकों की स्थिति के लिए उनके कृषकों से संबंधित जो शिक्षा है उसे भी दी जाए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को दिए गए जिससे भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो इस तरह जो संस्था जो है एक उदारवादी संस्था थी और जिनका जो एक प्रकार से सामाजिक सुधार के लिए शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी इच्छा और अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकता को जो है वह दिखाने लगी। तो इस तरह से समय बदलता गया। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब जो मैंने बताया कि उस समय भारतीयों में बहुत असंतोष था ब्रिटिश आर्थिक नीति को लेकर, उस समय एक और बात थी। उस समय भारत पर रूस का आक्रमण का भी खतरा था। तो ऐसी स्थिति में भी अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को दिखाने के लिए ही सही साथ लेकर के चलना है। लेकिन जब ये खतरा टल गया तो अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार इस कांग्रेस के इस जो क्या कहें उसका जो विचार था, जो उसकी गति थी, उससे वो कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। हाँ बहुत हुआ, इन लोग तो झूठ मूठ का मांग पत्र और ज्ञापन दिए जा रहा है, रहने दो, फेंको उधर। इधर इन लोग ज्ञापन दे रहा है, प्रार्थना पत्र भेज रहा है, और उधर वो कचरे के डब्बे में डाल रहा है कि हाँ ठीक है इन लोग को देने दो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज देखने लगे कि जब ये कांग्रेस शुरू हुई थी तो इसमें बहुत कम लोग थे, 72 लोग थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी समर्थक लोग। लेकिन अभी क्या देखने लगे कि इसमें निरंतर हर साल अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ने लगे और यह एकदम से राष्ट्रीय संस्था हो गई। सारे राष्ट्र के हर कोने के लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने लगे। सबके अपने विचार, अपने मत वो प्रस्तुत करने लगे। अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह रूप नहीं रहा जो स्थापना के समय था। धीरे धीरे इसमें उग्रता भी आने लगी। लोग ब्रिटिश शासन के जो सहानुभूति का कोई लक्षण नहीं देख करके वो उग्र होने लगे। तो ऐसी स्थिति में ये अंग्रेज जो हैं, जिन्होंने एक समय में इसकी स्थापना की कवायद की थी, जो आगे बढ़े थे कि भाई होना चाहिए, वो अब कहने लगे जल्दी खत्म हो जाए, कांग्रेस जो है बड़ा सरदर्द हो गया है। इसके लिए उनका प्रयास भी जारी हो गया और बहुत प्रयास किया उन्होंने। एक तो इग्नोर करने का प्रयास, दूसरा फूट डालो और शासन करो, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण नीति थी कि सर सैयद अहमद खां से मिले कि कांग्रेस से मुसलमानों को अलग करो। सर सैयद अहमद खां शुरू से ही इस कांग्रेस के विरोधी थे। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की जगह हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने की पूरी कोशिश की गई। तो हम क्या देखते हैं कि यह 1885 से जो शुरू हुआ था, 1905 आते आते अपना रूप बदल लिया। लेकिन अभी भी इसमें उदारवादी व्यक्ति ही थे जो ब्रिटिश शासन की हिमायती थे, ब्रिटिश शिक्षा के हिमायती थे, ब्रिटिश संस्कृति आंख मूंद करके उस पर विश्वास करते थे कि अगर कोई मेरा कल्याण कर सकता है तो वह ब्रिटिश शासन ही कर सकता है। तो इस तरह से जो है उदारवादी युग जो है शुरू हुआ और 1905 तक यह चला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे इतने सारे असंतोष होने लगे ब्रिटिश शासन के द्वारा कि लोग अब अपना विचार बदल करके उग्र होने लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि उदारवादी युग जो है महत्वपूर्ण युग था। अगर हम ऐसे अगर सीधे तौर पे कहें तो उदारवादियों ने क्या किया? कुछ तो नहीं किया, उदारवादियों की कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो पृष्ठभूमि या भूमिका या जो मंच तैयार किया वह किसने किया? उदारवादियों ने किया। अगर शुरू में ही उदारवादी तलवार लेकर के दौड़ने लगते तब तो कब का ब्रिटिश उसको कुचल करके रख देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उदारवादियों ने अपने आप को विश्वास में लिया, ब्रिटिश के विश्वास में अपने आप को। परिणाम हुआ कि यह 20 साल तक उनके विश्वास पर चलता रहा। भविष्य में आगे अलग नीति, अलग कार्रवाई हुई, लेकिन ये जो 20 साल जो उदारवादियों का था, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी युग था एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बेकार का युग था, वो भिक्षा मांगने वाला का युग था, ऐसी बात नहीं है। उस युग में उदारवादियों ने जो किया वह भविष्य में एक बहुत बड़ा आधार बना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो इसके साथ ही मैं आज का चैप्टर क्लोज करती हूँ। धन्यवाद।